नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वह है अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास। अधिशेष उत्पादन, नियमित कर व्यवस्था ने राज्य संस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष एवं लौह तकनीक पर आधारित उच्च श्रेणी के हथियारों से जनपद एवं साम्राज्य बनने में काफी योगदान मिला। 16 महाजनपद। बुद्ध के समय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। महाजनपद राजधानी। 1 अंग, चंपा। 2 गांधार, तक्षशिला। 3 कंबोज, हाटक। 4 अस्सक या अश्मक, पोतन या पोटली। 5 वत्स, कौशाम्बी। 6 अवंती, उज्जयिनी, महिष्मती। 7 शूरसेन, मथुरा। 8 चेदी, मती। 9 मल्ल, कुशीनारा, पावा। 10 कुरु, इंद्रप्रस्थ। 11 पांचाल, कांपिल्य। 12 मत्स्य, विराटनगर। 13 वग्जी, विदेह एवं मिथिला। 14 काशी, वाराणसी। 15 कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या। 16 मगध, गिरिव्रज, राजगृह। अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में, उत्तरी और पूर्वी भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा से बिहार तक फैले हुए थे। 1 अंग, यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जनपद सम्मिलित थे। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी। अंततोगत्वा मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। 2 मगध, इसमें आधुनिक पटना तथा गया जिलों और शाहाबाद जिले के हिस्सों का समावेश होता था। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच स्थित था। 3 काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसने कोसल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। 4 कोसल, अवध, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कोसल की एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी, जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता है। कोसल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजित था। 5 वजी, उत्तरी बिहार। मगध के उत्तर में स्थित यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था और इनमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी एवं लिलछवी। 6 मल्ल, गोरखपुर और देवरिया के जिले, इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरे की पावा थी। कुशीनारा में वर्टिकल बार गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कस्या नामक स्थान से की गई है। वर्टिकल बार। 7 चेदी, यमुना और नर्मदा के बीच, यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद ही आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था। 8 वत्स, इलाहाबाद का क्षेत्र, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उद्यान जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है, इसी जनपद से संबंधित था।
वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे। 9 कुरु, थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10 पांचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले, इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का अब महत्व नहीं रह गया था। 11 मत्स्य, जयपुर, इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। 12 शूरसेन, मथुरा, मथुरा शूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। 13 अश्मक, गोदावरी पर, इसकी राजधानी पोतना थी। यहाँ के शासक इक्ष्वाकुवंश के थे। 14 अवंती, मालवा में, आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में अवंती के 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। चंद प्रदोत यहाँ का एक शक्तिशाली राजा था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। 15 गांधार, पेशावर और रावलपिंडी के जिले, इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार में पुष्कर सारिन राज्य करता था। इसने मगध नरेश बिंबिसार को अपना एक राजदूत तथा एक पत्र भेजा था। 16 कंबोज, दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान का भाग, यह आधुनिक काल के राजौरी एवं हजारा जिलों में स्थित था। मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। महाजनपद, प्रमुख शासक, मगध, बिंबिसार, अज्ञात शत्रु शिशुनाग, अवंती, चंद प्रद्योत, काशी, बानर, अश्वसेन, कोसल, प्रसेनजित, अंग, ब्रह्मदत्त, चेदी, उपचार, वत्स, उद्यन, कुरु, कौरवे, मत्स्य, विराट, शूरसेन, अवंतीपुत्र, गंधार, चंद्रवर्मन, सुदक्षिण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 4 राज्य अत्यधिक शक्तिशाली थे, काशी, कोसल, मगध और वज्जी संघ। लगभग 100 साल तक ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे। अंततोगत्वा मगध को विजय मिली एवं यह उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्रीय स्थल हो गया। हर्यक वंश, बिंबिसार 541-492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा था श्रेणिक या बिंबिसार। यह बुद्ध का समकालीन था तथा महावंश के अनुसार यह 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इसने कोसल देश के राजा प्रसेनजित की बहन से विवाह किया तथा दहेज में उसे काशी का प्रांत मिला। इसने लिच्छवी सरदार चेतक की पुत्री चेलहना से विवाह किया था। मद्र देश के राजा की पुत्री इसकी दूसरी रानी थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, जिससे प्रद्योत की मैत्री उसे प्राप्त हो गई। अंग ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हुआ। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त का वध करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया।
बिंबिसार के समय मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। अनुश्रुति के अनुसार बिंबिसार की उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दी गई। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। यह बिंबिसार के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठा। इसका एक नाम कुणिक भी था। शून्य बिंबिसार की मृत्यु के शोक में उसकी रानी, जो कोसलराज प्रसेंजित की बहन थी, के मर जाने पर नाराज होकर प्रसेंजित ने काशी प्रांत पुनः वापस ले लिया। काशी के प्रश्न पर अजातशत्रु एवं प्रसेंजित में युद्ध छिड़ गया। कोसल की हार हुई, परंतु दोनों में संधि हो गई। काशी पर पुनः मगध का अधिकार हो गया एवं कोसल की राजकुमारी की शादी अजातशत्रु के साथ हो गई। अजातशत्रु का वज्रसंघ के साथ भी युद्ध हुआ। अजातशत्रु ने अपने एक ब्राह्मण मंत्री वस्कार को वज्रसंघ में फूट डालने के लिए भेजा। वस्कार सफल हुआ और अजातशत्रु ने वज्रसंघ को पराजित कर दिया। अजातशत्रु के समय राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में बौद्धों की प्रथम बौद्ध संगीति हुई। उद्दीन 460-444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के पश्चात उद्दीन सिंहासन पर बैठा। इसके समय में गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर की स्थापना हुई। उद्दीन के पश्चात क्रमशः अनिरुद्ध, मुंड तथा दर्शक सिंहासन पर बैठे। शिशुनाग वंश। शिशुनाग। इसने अपने शासक वंश की स्थापना की। यह प्रारंभ में हर्यक वंश के अंतिम नरेश नागदासक का मंत्री था। नागदासक के नागरिकों द्वारा निर्वासित कर दिए जाने के पश्चात यह मगध का राजा अभिषिक्त हुआ। शिशुनाग ने अवंती, राजधानी उज्जैन, को परास्त कर दिया तथा अवंती मगध साम्राज्य का एक अंग बन गया। शिशुनाग ने वत्स तथा कोसल राज्यों को भी परास्त किया। कालाशोक। यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्षों बाद कालाशोक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नंद वंश। कालाशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर शासन सत्ता नंद वंश ने हथिया ली। यह वंश निम्न कुलोत्पन्न था। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने की। महापद्मनंद ने शीघ्र ही इसका वध कर दिया। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। इसने कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। एक बड़ा राज्य स्थापित करके इसने एकछत्र एवं एकराट का पद धारण किया था। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया, परंतु मगध की सीमा इस आक्रमण से अछूती रही। इसी धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राज सिंहासन हस्तगत कर लिया था। प्रशासन। राजतंत्रों का प्रशासन। राजा को सर्वोच्च राजकीय पद प्राप्त था तथा उसे शारीरिक एवं संपत्ति संबंधी विशेष सुरक्षा प्राप्त थी। वह सर्वशक्तिशाली होता था। राजपद प्रायः वंशानुगत होता था, परंतु चुने हुए राजाओं के उल्लेख भी अपवाद स्वरूप प्राप्त होते हैं। राजपद निरंकुश था परंतु अनियंत्रित नहीं था। जातक कथाओं से पता चलता है कि अत्याचारी राजाओं और मुख्य पुरोहितों को जनता निष्कासित कर देती थी। राजा मंत्रियों की सहायता भी लेते थे। मगध के राजा अजातशत्रु के मंत्री वस्कार तथा कोसल में दीर्घाचार्य सफल मंत्री थे। मंत्री अधिकतर ब्राह्मणों से चुने जाते। सभा और समिति जैसी जनसंस्था लुप्त हो गई थी। उनका स्थान वर्ण और जाति समूहों ने ले लिया। सभाएं इस काल में अभी गणतंत्रों में जीवित थीं।
राजतंत्रों में इस काल में हम परिषद नाम की एक छोटी संस्था के बारे में सुनते हैं। इस परिषद में केवल ब्राह्मण होते थे। महामात्र नामक उच्च अधिकारियों के एक वर्ग का उदय इस काल में प्रशासन संबंधी विकास की सबसे मुख्य विशेषता है। अमात्यों में से कई प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होते थे तथा सर्वार्थक, न्यायकर्ता, व्यावहारिक, रज्जुग्राहक, भूमि संबंधी माप करने वाले, ड्रोण मापक, उपज में हिस्से की माप करने वाले आदि। ग्राम का प्रशासन ग्रामीणी के हाथों में था, जिसे अब ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका इत्यादि नामों से जाना जाता था। ग्राम प्रधानों का अत्यधिक महत्व था एवं उनका राजाओं के साथ सीधा संबंध था। ग्राम में कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं अपने ग्राम से कर वसूलना उनका मुख्य कार्य था। राजा स्थायी सेना रखते थे। सेना साधारणतः 4 भागों में विभाजित होती थी: दाती, अश्वारोही, रथ और हाथी। कर संबंधी व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी। योद्धा और पुरोहित करों के भुगतान से मुक्त थे। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। वैदिक काल में स्वैच्छिक रूप से प्राप्त होने वाला बलि इस काल में अनिवार्य कर बन गया। कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक था। उपज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राजकीय करों में दुग्ध धन जो राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर दिया जाता था तथा व्यापारियों से प्राप्त किए गए चुंगी का भी उल्लेख किया जा सकता है। करों के अतिरिक्त लोगों को बेगार करने के लिए भी बाध्य किया जाता था। गणतंत्रों का प्रशासन। षोडश महाजनपदों के अतिरिक्त हमें इस काल के गणराज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्रमुख गणराज्य थे शाक्य, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, लिच्छवी संघ, मल्ल आदि। गणराज्यों में सरदार या राजा को दैवी अधिकार नहीं होते थे तथा उनका चुनाव होता था। गणतंत्रों में वंशगत राजा नहीं, बल्कि सभाओं के प्रति उत्तरदायी अनेक व्यक्ति कार्य करते थे। प्रत्येक गणराज्य की अपनी परिषद या सभा होती थी। राजधानी में केंद्रीय परिषद के अलावा राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय परिषदें भी होती थीं। शासन का कार्य एक या कई सरदारों के हाथों में दिया जाता था। उन्हें राजन, गणराजन या संघमुख्य कहते थे। राजन उपाधि का कभी कभी राज्य के सभी प्रधान व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता था। लिच्छवियों में हम 7,707 राजाओं के होने की बात सुनते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ के साक्ष्य के अनुसार लोग बारी बारी से राज्य करते थे। राजन के अतिरिक्त अन्य दूसरे अधिकारी भी थे, जिन्हें उपराजन, सेनापति, भांडागारिक आदि नामों से जाना जाता था।